नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कर्नाटक की बात। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और केएस येदियुरप्पा के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई, जिसमें येदियुरप्पा ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा, कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। येदियुरप्पा कहते नजर आ रही हैं कि डेफिनेटली जीतेंगे सर। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनसे वादा किया कि पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। बता दें, शुरुआत में येदियुरप्पा ये कहते नजर आ रहे हैं कि जीत जाएगा साहब। उधर से पीएम मोदी चुनाव के प्रचार और पार्टी को लेकर कुछ कह रहे हैं। येदियुरप्पा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा सर, डेफिनेटली जीतेंगे सर। पीएम नरेंद्र मोदी ने येदियुरप्पा से बातचीत की, जिसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तंज कसा है और कहा है कि पीएम मोदी को जनता से लेना देना नहीं है, बल्कि पीएम मोदी को तो भ्रष्टाचारियों से भी परहेज नहीं है। जी ने आज कह दिया है कि भाजपा के नेताओं की जिंदगी और उनके वर्कर्स की जिंदगी का कोई महत्व नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया है कि सत्ता प्राप्ति के लिए वो तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री के आगे भी बिछ जाएंगे और वो राउडी शीटर फाइटर रवि के आगे भी झुककर नमस्कार करेंगे, किसी तरह से वोट मिल जाए। प्रधानमंत्री जी ने आज कर्नाटक आने का और कर्नाटक के लोगों से मत मांगने का नैतिक अधिकार खो दिया है। क्या यह सच नहीं कि श्री येदियुरप्पा को बतौर मंत्री के इसलिए बर्खास्त किया गया क्योंकि भाजपा के नेता संतोष पाटिल ने उन पर और उनके सहयोगियों पर 40% कमीशन की रिश्वत का आरोप लगाकर सुइसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की थी। इसीलिए येदियुरप्पा जी को बर्खास्त किया गया था और दरकिनार किया गया था। प्रधानमंत्री ने संतोष पाटिल की बेवा से बात तो की नहीं, प्रधानमंत्री संतोष पाटिल के घर तो गए नहीं, प्रधानमंत्री ने उनके बेटा बेटी या भाई या पिता से बात तो की नहीं। प्रधानमंत्री उनको मना रहे हैं, उनके आगे पलक पावड़े बिछा रहे हैं जिसको 40% कमीशन के आरोप में बर्खास्त किया गया था। उन्होंने आज सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर की बात को साबित कर दिया कि मोदी जी को करप्शन से परहेज नहीं है। कर्नाटक के बीदर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी नजर आई। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने श्री रामकृष्ण आश्रम का दौरा किया और कहा, हमें स्वामी विवेकानंद जी के दिखाए रास्ते पर चलना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, उनका महान जीवन अपने आप में एक सीख है। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि उन्होंने केवल एक ही काम किया है जो देश की एकता को तोड़ रहा है। कांग्रेस ने समाज और देश को कई हिस्सों में बांटा है। समाज के लिए अपना सर्वस्व देने वाली पवित्र भूमि पर आप सभी स्वामी जी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जीवन रहा और जो उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को, उस अलख को आगे जलाते हुए, बढ़ाते हुए समाज को प्रकाशमय करना, समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, वह सच में बहुत ही प्रेरणादायी है। हम स्वामी जी के जीवन को जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने देश में, समाज में सभी प्राणियों को जो दृष्टि और दिशा दी,
उसके माध्यम से हम जिसे कहते हैं कि प्रकाशमय होकर समाज के अपने बंधुओं को उनकी सेवा करके सारा समाज मंगलमय रहे और देश आगे उन्नति करे, प्रगति करे, उसकी उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी। जब हम चुनाव की बात करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। जब मैं कांग्रेस की बात करता हूं तो हम सबको ध्यान में आता है कि उन्होंने जब से आजादी से लेकर के आज दिन तक समाज को बांटने का ही काम किया है। कभी नॉर्थ साउथ में बांटा, उत्तर दक्षिण में बांटा, कभी भाषा पर बांटा, कभी इलाके पर बांटा, कभी गांव को गांव से बांटा, कभी धर्म के नाम पर बांटा, कभी पूजा पद्धति के नाम पर बांटा और कभी इलाके को बांटा। बांटते बांटते वह खुद भी इतने बट गए कि उनके पास कुछ रहा नहीं। और कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आप बताइए तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी 60 वर्ष हो गए, जो पांव उखड़े सो उखड़े सो उखड़े सो उखड़ ही गए। आगे बढ़ेंगे, जहां कर्नाटक चुनाव के बीच सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी की माफिया अतीक अहमद के साथ एक फोटो जमकर वायरल हो रही है। वहीं फोटो के सामने आने के बाद बीजेपी ने दोनों के संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं। कर्नाटक से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, इमरान प्रताप गढ़ी कौन है और उनका अतीक के साथ क्या संबंध है, कांग्रेस को ये सब बताना चाहिए। मुसलमान सिर झुकाते नहीं है, सिर काटते हैं, ऐसे भाषण किया था। इसीलिए हम मांग करते हैं, वो इमरान प्रताप गढ़िया कौन है, इसके साथ अतीक अहमद का रिश्ता क्या है, इसको कांग्रेस बताना चाहिए एंड कांग्रेस शुड कम आउट विद ट्रूथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार लगातार जारी है। जहां बेंगलुरु में कैबिनेट मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने चुनाव के मद्देनजर डोर टू डोर कैंपेन किया। नारायण ने मलेश्वरम के GD पार्क में कार्यकर्ताओं के साथ कैंपेन किया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। कैंपेन के दौरान नारायण ने सरकार की परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। उधर सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले कई दिन से जंग जारी है, जिसमें कई भारतीय फंसे हैं। इसमें अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के बीच हजारों भारतीय फंस गए हैं। हालत ये है कि भारतीयों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं बचा। ऐसे में भारत का फोकस सूडान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। कर्नाटक के 31 आदिवासी समुदाय के लोग फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने PM नरेंद्र मोदी से अपील की थी। सूडान में फंसे भारतीयों के सुरक्षित वापसी के लिए PM मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल हुए। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर यूनाइटेड नेशन के चीफ से मुलाकात की। साथ ही खबरों की माने तो भारत इस मामले में अमेरिका, UK, सऊदी अरब समेत कई देशों के साथ संपर्क में है।
इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए उनके हस्तक्षेप और मार्गदर्शन की मांग की। विजयन ने कहा, केरल के काफी लोग सूडान में काम कर रहे हैं। केरल सरकार के पास फोन कॉल आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से बहुत से लोगों को पीने का पानी, बिजली, भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमें यह भी बताया गया है कि केरल के कई लोग सूडान के सुदूर इलाकों में फंसे हुए हैं और उन्हें स्वदेश वापस लाने की जरूरत है। तो सूडान में भारतीय फंसे हैं, ऐसे में इन भारतीयों को वापस लाने के लिए आज भी बैठक की गई और चर्चा की गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह से बातचीत हुई है और क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकाला जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष जारी है। SAF और इसके अलावा RSF के बीच जंग में मासूम लोग पिस रहे हैं और इसीलिए वहां पर तकरीबन 2800 भारतीयों के फंसे होने की संभावना है और उनको निकालने के लिए भारत में लगातार मीटिंग की जा रही है। विदेश मंत्रालय भी इस मसले पर बैठक कर रहा है। 1200 लोग ऐसे हैं जो सूडान में 150 सालों से बसे हुए हैं, लेकिन गृह युद्ध में फंसे एक भारतीय की मौत हो गई। भारतीय नागरिकों को सूडान में शेल्टर में जाने की सलाह दी गई। अब वो लोग वहां फंसे हुए हैं, ऐसे में वो राह देख रहे हैं हिंदुस्तान की कि कैसे उनको वतन वापसी कराई जाए। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए तत्काल योजनाएं बनाई गई हैं। देखिए किस तरह से योजना बनाई गई है मीटिंग में, इसका असर कैसा होगा ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन कर्नाटक के 31 आदिवासी समुदाय के लोग वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय भी नजर बनाया हुआ है कि सूडान में जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। सिद्धारमैया ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, कर्नाटक के अधिकतर लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वहां से वतन वापसी कराई जाए और इसके साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित वतन वापसी कराने का आग्रह जो है वो सिद्धारमैया की तरफ से किया गया। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा, युवाओं को तकनीक के क्षेत्र में महारत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग साल 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत में आईटी उद्योग का भविष्य उज्जवल है। इसके साथ ही आईटी उद्योग बढ़ते अवसरों के साथ फल फूल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया संघर्ष कर रही थी, लोग मानसिक परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस समय हमारी फिल्म ने आगे बढ़कर लोगों का मनोरंजन किया। फिल्म इंडस्ट्री ने यह जिम्मा संभाला कि कैसे लोगों का मनोरंजन किया जाए। बता दें, तमिलनाडु के चेन्नई में एक कॉलेज के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने छात्रों को शांतिपूर्वक रहने और खेल से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेने को कहा। श्रीलंका के मंत्री थिरुरंजिता भंडारी भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तिरुमाला बालाजी मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भारत और श्रीलंका के संबंध हमेशा मधुर रहे हैं। भारत ने एक अच्छे पड़ोसी का धर्म हमेशा निभाया और श्रीलंका के संकटकालीन दौर में भी हर कदम पर साथ खड़ा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते ऊंचाइयों के नए आयाम पर पहुंचेंगे। हैदराबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों के साथ रमजान की नमाज अदा की। इस दौरान उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ओवैसी ने नमाज अदा करने के बाद कहा, इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, रमजान महीना त्याग, सेवा, समर्पण और भक्ति का मानक है। इस्लाम में रमजान को बेहद पवित्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद देश में शुरू हुआ बहसबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
इसी क्रम में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अतीक अहमद और उसके भाई पर गोली चलाने वालों ने कहा कि हम मशहूर होना चाहते थे। ये मशहूर होना नहीं है, ये वो ग्रुप है जिसे हम टेरर सेल कहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि उन पर UAPA क्यों नहीं लगा? उन्हें 8 लाख का हथियार किसने दिया? आप याद रखो कि ये आतंकवादी हैं, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। मशहूर होना चाहते थे, ये मशहूर होना नहीं है, ये एक बाकायदा ग्रुप है जिसको टेरर सेल कहते हैं। ये टेरर सेल है जिन्होंने गोली मारी उन 2 लोगों को, जिनको कोर्ट ने सजा भी दी थी, जो पुलिस की कस्टडी में थे। मारने वाले टेररिस्ट हैं और टेरर सेल का मॉड्यूल है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता कि फिर से कोशिश करे, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, आप और हम जिंदा रहेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा, आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं और अभी तक दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ग्राम सचिवालयों से जानकारी एकत्र करें। इसके साथ ही अधिकारियों को सीलिंग पंखे, लाइट, फर्नीचर और शौचालय जैसी सुविधाओं का ब्यौरा जुटाने को कहा। आंगनबाड़ी में बच्चों के विकास की निगरानी के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के खाली पड़े पदों को तत्काल भरने पर ध्यान दिया जाए। बता दें, सीएम ने समीक्षा के दौरान नाडू नेदू कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों ने सीएम को बताया, वर्तमान में राज्य में 10,000 से ज्यादा आंगनबाड़ियों को फाउंडेशन स्कूल में अपग्रेड करने के काम में तेजी लाई जा रही है। जिसके बाद सीएम ने यह भी कहा, बाकी 45,000 आंगनबाड़ियों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यों में तेजी से काम किया जाए। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी को चुनाव आयोग ने राहत दी है। अनाद्रमुक ने कहा है, चुनाव आयोग ने पलानीस्वामी के पदोन्नति को स्वीकार कर लिया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अनाद्रमुक महासचिव चुनाव और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति में संशोधन को स्वीकार कर लिया गया, जिसके बाद AIADMK विधायकों ने अनाद्रमुक महासचिव पलानीस्वामी को बधाई दी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में AP कोस्ट RERC और EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मंत्री रामाचंद्रा रेड्डी ने किया। RE प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता पैदा करने के लिए NREDCAP की तरफ से स्थापित किया गया। इस दौरान रामचंद्रन ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति की शुरुआत करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसी कड़ी में इस साल 250 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है और अगले साल 100 और स्थापित किए जाएंगे। इस पहल के हिस्से के रूप में ऊर्जा मंत्री रामचंद्र रेड्डी की तरफ से चार्जिंग स्टेशन को शुरू कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। PSLV C-55 के प्रक्षेपण के मद्देनजर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने परमेश्वरी मंदिर का दौरा किया। PSLV C-55 के प्रक्षेपण से पहले उन्होंने देवी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, इसरो इस बार इतिहास रचेगा। हम इसरो की सफलता के लिए आशान्वित हैं और इसरो का मिशन PSLV C-55 मिशन जो बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। तो PSLV C-55 इसरो सिंगापुर की एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर ये मिशन किस तरह से है। लॉन्चिंग 22 अप्रैल 2023 को दोपहर 2:19 पर किया जाएगा। सैटेलाइट का नाम रखा गया है TEOS-02। इसके साथ कुछ और सैटेलाइट्स भी होंगे और इनका उद्देश्य वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर देना है। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। अब तक 56 बार ये सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इस बार रॉकेट के इंटीग्रेशन में इनोवेशन किया गया है।
तो लॉन्चिंग 22 अप्रैल 2023 को दोपहर 2:19 पर किया जाएगा। सैटेलाइट का नाम रखा गया टेल EOS-02। इसके अलावा इसके साथ कुछ और सैटेलाइट्स भी होंगे। जो इसरो का ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर देना है। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है, इसीलिए इस मिशन को शुरू किया जा रहा है। अब तक 56 बार ये सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इस बार रॉकेट के इंटीग्रेशन में इनोवेशन किया गया है, अलग बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर इसरो सिंगापुर की एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। कृष्णागिरी में ऑनर किलिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां कोयंबटूर में तमिलनाडु अनटचेबल मूवमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष UK शिवगणम के नेतृत्व में ऑनर किलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अनटचेबल मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कृष्णागिरी में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी मर्जी के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिला से अपने बेटे से शादी करने के विवाद को लेकर अपनी मां और बेटे की हत्या कर दी थी। अब बात तमिलनाडु की करेंगे, जहां चेन्नई में महिलाओं के एक समूह ने सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने स्थानीय पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने पंचायत अध्यक्ष पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया और प्रशासन ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो विरोध आगे भी जारी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।